नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की। अब वहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर रविकांत। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री महिलाओं की तस्करी कर रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। और ये कहा लखनऊ में कथावाचक को फांसी होनी चाहिए। और उन्होंने पीएम मोदी को भी आड़े हाथों लिया है। अब लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर रविकांत। गुरुवार की बात है, उन्होंने ये बड़ा दावा किया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखी थी। पहली पोस्ट में उन्होंने अमेरिका के भारत पर टैरिफ लगाने के ऐलान को लेकर सरकार को घेरा था। वहीं दूसरी पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया धीरेंद्र शास्त्री महिलाओं की तस्करी करते हैं। अब ये बात सच है कि अक्सर जो राम कथा या कृष्ण कथा या श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है, वहाँ पर हमारी महिलाओं का आगमन ज़्यादा होता है। और जहाँ तक बात ही है धर्म की, तो वो धर्म भीरू भी होती हैं, धर्म से डरती हैं, धर्म को मानने वाली होती हैं। और अक्सर महिलाएं ही कथा सुनने जाया करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ उनसे कौन क्या बात करता है। अक्सर महिलाएं अपने घर का भेद, अपनी सीक्रेसी अक्सर महिलाओं में उजागर कर देती हैं। अब ये रविकांत ने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है, मैंने जो बातें पोस्ट में लिखी हैं उस पर मैं कायम हूँ। वैसे निजी तौर पर मैं उनको जानता हूँ, बहुत भले इंसान हैं, अच्छे डिबेटर हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, हिंदी का उनका बहुत अच्छा ज्ञान है। और जो हमारे समाज है जो पिछड़ गया है आर्थिक रूप से, तो उनके लिए वो बहुत काम भी करते हैं, ये भी मेरी नॉलेज में अच्छी तरह से है। और उन्होंने कहा कि वीडियो की सत्यता की जांच के बाद ही मैंने फांसी की मांग की है। अगर एक डॉक्टर पीएचडी किया हुआ व्यक्ति किसी के विषय में कुछ कहता है तो मुझे लगता है वो गंभीरता वाली बात होनी चाहिए। दरअसल 28 जुलाई की रात मध्य प्रदेश में छतरपुर के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में एक एम्बुलेंस पकड़ी गई थी। आरोप है उसमें 13 महिलाओं को जबरन ले जाने की कोशिश की गई थी। और पुलिस ने एम्बुलेंस को पाठा चौकी क्षेत्र में रोका और महिलाओं को थाने लाया गया। महिलाओं ने धाम के सेवादारों पर गंभीर आरोप लगाए थे। महिलाओं का कहना था कि उन्हें धमकी दी गई और उन्हें जबरन एम्बुलेंस में बिठाकर महोबा रेलवे स्टेशन में ले जाया जा रहा था। अब यहाँ दोनों पोस्ट हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं और जो लिखी हैं वो उससे इनकार भी नहीं कर रहे। प्रोफेसर रविकांत, पहले भारतीयों के हाथों में हथकड़ी, फिर सीज फायर की धमकी, ये बात बिल्कुल ठीक है। 25% टैरिफ और जुर्माना, तो अमेरिका ने जो किया वो कह रहे हैं, उसमें कोई तस्दीक करने की जरूरत भी नहीं है, वो तो ओपन सीक्रेट है। जब हवाई जहाज में लाया गया तो हमारी महिलाओं तक को हथकड़ी और बेड़ियां डाली गई थी। और मोदी जी ट्रंप साहब की दोस्ती और कितनी कीमत ये देश चुकाएगा, तो ये तो प्रश्न मेरा भी है। मैं भी इस प्रश्न को करता हूँ, क्योंकि जो उनकी दोस्ती है, जो उन्होंने नमस्ते ट्रंप किया, अब की बार ट्रंप सरकार किया, उसका लाभ क्या मिला
ट्रंप साहब 30 से 35 बार ये कह चुके कि सीज़फायर मैंने कराया है। ये मोदी साहब को मुंह चिढ़ाने जैसा है। या तो आप खोखले हैं, आप में दम नहीं है, आप उनका नाम लेकर किसी भी बात की कंडमनेशन नहीं करते, उनकी भर्त्सना नहीं करते, उनका विरोध नहीं करते, उनका नाम लेकर उनके बयान को झूठा नहीं बताते। लोकसभा में भी इस बात की चर्चा हो चुकी है। तो अगर उन्होंने कहा है कि ये देश कितनी कीमत चुकाएगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने ये दिन भी दिखा दिया। तो जहाँ तक नॉन बायोलॉजिकल की बात है, तो मोदी साहब ने अपने मुंह से स्वयं स्वीकार किया कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया हो, परंतु मुझे ऐसा आभास होता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। और इस पर उनकी कड़ी आलोचना भी पूरे सोशल मीडिया ने की थी, और दम से की थी, किसी ने डर के नहीं की थी। और हम भी ये कहते हैं कि कोई भी मनुष्य रूप में अगर इस पृथ्वी पर आया है, इंक्लूडिंग भगवान कृष्ण और राम के, तो वो भी अवतार होने के बावजूद भी मां के गर्भ से लेकर उन्होंने जन्म लिया है। तो इसमें कुछ अनहोनी बात नहीं है। पर यह अनहोनी बात है कि ऐसा कह देना कि मुझे एहसास होता है। होता होगा आपको एहसास, हमें तो कभी एहसास नहीं होता। हम तो माँ की गोद में खेले हैं, माँ की गोद में खेल खेल कर बड़े हुए हैं, माँ ने हमें दुलारा भी है, पीटा भी है। तो हम तो बायोलॉजिकल नहीं, हम तो बायोलॉजिकल हैं, नॉन बायोलॉजिकल हम नहीं हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूं। और उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को ये भी कहा था कि वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। अब ये बात अगर उन्होंने कही है तो मैं तर्क संगत बात करता हूं। मोदी साहब की उम्र है 74 साल, धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र है 29 साल। कैसे हो सकते हैं भाई जैसे? भले ही वो प्रतिष्ठित हों, कथाकार हों, धर्म का प्रचार करते हों, हमें कोई विरोध नहीं है उनसे। वो खूब कथा करें, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा व्यवहार करें। अब वो जैसे नाटक करते हैं अपने यहाँ पर, मैं उनका बखान नहीं करना चाहता, परंतु ये तो मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी सेटिंग किसी चीज़ में होती है। अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो उनको मुबारकबाद, उनको बधाई, हम उनका सम्मान करते हैं। हिंदू कथाकार होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं। परंतु मोदी साहब का ये कहना कि वो मेरे छोटे भाई हैं, ये बात गले उतरती नहीं है। क्योंकि अगर हम हिंदू समाज में रहते हैं तो हिंदू समाज का जो आधार होता है उसको भूलना नहीं चाहिए। कोई 29 वर्ष का लड़का, या सीधी भाषा में कहूं कि छोरा, वो 74 वर्षीय, 75 वर्ष पूरे करने जा रहे किसी वृद्ध व्यक्ति का बेटा तो हो सकता है, भाई नहीं हो सकता। भाई कैसे होगा बताएं आप मेरे को? उम्र में 3 गुना का फर्क है। तो जब आप ऐसी मर्यादा नहीं रखते तो दूसरा आपको टोकेगा। और समाज के जो नियम हैं, समाज के जो कायदे हैं, उन कायदों के अनुसार तो 29 वर्षीय कोई भी बालक कहना तो उनको और भी गलत हो जाएगा। बालक नहीं कहना चाहिए, बालक होता है 10-15 साल तक का। परंतु 29 वर्षीय युवा अगर कोई है और 75 वर्ष पूरे करने जा रहा कोई व्यक्ति है तो वो पुत्र समान है। तो बागेश्वर धाम में हुआ क्या था? 28 जुलाई रात 9 बजे छतरपुर के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में डायल 100 की टीम ने एक एम्बुलेंस में 13 महिलाओं को ले जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने पाठा चौकी क्षेत्र में एम्बुलेंस को रोका, महिलाओं को थाने लाया गया। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में एक व्यक्ति एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछताछ कर रहा है।
जिसमें ड्राइवर कह रहा है कि पन्ना के सेवेदार कल्लू दादा ने महिलाओं को महोबा रेलवे स्टेशन छोड़ने को कहा था। वहीं महिलाओं ने आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम की सेवादार मिन्नी ने उनके बाल पकड़कर जबरन एम्बुलेंस में बिठाया, उनको जान से मारने की धमकी दी। उनको नहीं पता ये लोग कहां लेकर जा रहे थे। महिलाओं को बताया गया कि वे बागेश्वर धाम दर्शन और पेशी के लिए आई थी, यानी अपनी पर्ची खुलवाने आई थी। डायल 100 की टीम ने सूचना मिलते ही गाड़ी को रोक लिया, 2 सेवादारों को पकड़ लिया। अब एक युवती उसमें कह रही है कि उसको जान से मारने की और काट कर फेंकने की धमकी दी गई। तो यह गंभीर आरोप है। मेरा मानना यह है कि ये गंभीर आरोप की छानबीन अच्छे ढंग से होनी चाहिए। और चश्मे वाली एक महिला है जो कह रही है कि बागेश्वर धाम की मिन्नी ने बाल पकड़कर खींचा और एम्बुलेंस में जबरदस्ती बिठाया। तो ये आरोप जो लगे हैं वो कहां तक उचित है, उनकी छानबीन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप SIT बिठा दें तो ठंडे बस्ते में मामला चला जाए, और अगर आप किसी के खिलाफ FIR करते हैं तो उसको फंसाने के लिए करते हैं आप। तो महिलाओं पर बागेश्वर धाम में चोरी का आरोप। अब TI अंजय अंबे ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि महिलाएं पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम में रुकी हुई थी। इन पर धाम में चोरी, चेन स्नैचिंग और अन्य अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। पूछताछ के बाद सभी महिलाओं को छोड़ दिया गया। तो छोड़ा क्यों आपने? अगर आरोप था तो उन्होंने वहीं FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? उनके सेवादार क्यों लेकर जा रहे थे? तो प्रश्न खड़े होंगे और आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी का राज है, आप जहां मर्जी महिलाओं को जबरदस्ती पकड़कर बिठा दें और अपनी कार्रवाई खुद ही पुलिस बन जाए, खुद ही थाना बन जाए, खुद ही कचहरी बन जाए। ऐसा हमारे देश में तो होगा नहीं। किसी और देश में हो रहा होगा तो हम कह नहीं सकते, परंतु आपको जो प्रक्रिया है उसको करना चाहिए, ना कि कानून को अपने हाथ में ले लें आप। ये सर्वथा अनुचित है। अब बागेश्वर धाम के सेवादार और रिटायर्ड शिक्षक कुंज बिहारी ने बताया कि महिलाएं पेशी के नाम पर धाम में रुकी हुई थी। धाम में लगातार चोरियां हो रही थी, तो आपने उनको लगातार रुकने क्यों दिया? प्रश्न तो यह भी खड़ा होगा। अब धाम में चोरियां हो रही थी, करीब 70-80 ऐसे लोगों की निगरानी में रखा गया था। 2 दिन पहले एक मीटिंग में इन लोगों को समझाया गया गुरुजी विदेश में हैं और अपने घर चले जाएं। सेवादारों ने कहा इन्हें रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा था। कुंज बिहारी ने बताया कि जब 2 दिन बाद भी ये लोग नहीं गए तो उन्हें गाड़ियों से रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा था। तो आप पुलिस को सूचित कर देते। अगर आप इतने सच्चे सुच्चे हैं तो आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, पुलिस उनको पहुंचा देती, कानूनी कार्रवाई हो जाती और आप बच जाते। परंतु आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, मुझे लगता है उनमें कहीं ना कहीं कोई सत्यता अवश्य है। अब रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा था, पकड़ी गई एम्बुलेंस में लोग 11 थे जिन्हें महोबा रेलवे स्टेशन छोड़ा जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एम्बुलेंस बागेश्वर धाम समिति की है, तो क्यों ना पुलिस को बुलाया उन्होंने। अब लव कुश नगर SDOP नवीन दुबे ने बताया कि रात में 100 डायल पुलिस के पास इवेंट आया था। अब रात को 10 बजे महिलाओं को आप जबरदस्ती ले जा रहे हैं तो आप नहीं ले जा सकते। जो पुलिस के नॉर्म्स हैं उसमें महिला कर्मचारी पुलिस की होनी चाहिए थी, और अगर उनको पुरुष सेवादार लेकर जा रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत धारणा है। कोई भी पुरुष जबरदस्ती किसी महिला को रात को 10 बजे नहीं ले जा सकता। बागेश्वर धाम सेवादार महिलाओं और पुरुषों को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे। एम्बुलेंस बागेश्वर धाम समिति की है, उसी से लोगों को ले जाया जा रहा था। बागेश्वर धाम में 54 संदिग्धों को भेजा घर, पहचान छिपाकर कर रही थी महिला। अब बागेश्वर धाम में लंबे समय से कुछ लोग रह रहे थे, उनको घर भेज दिया। अगर वो घर चले गए तो ठीक हो गया, तो
तो उसमें उन्होंने विरोध नहीं किया, उनको पुलिस ने पकड़ा नहीं, किसी ने उनकी कंप्लेंट नहीं की। तो छतरपुर में बागेश्वर धाम से 54 लोगों को मंगलवार को उनके घर वापस भेज दिया गया। इन लोगों पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने और अपनी पहचान छुपाकर रहने के आरोप थे। इस मामले पर स्पष्टीकरण देते हुए बागेश्वर धाम ने बुधवार को एक प्रेस नोट जारी किया था। इसमें कहा गया था कि कई असामाजिक तत्व यहां आकर अवैध गतिविधियां संचालन कर रहे थे। तो आप क्या कर रहे थे भाई साहब वहां पर, ये भी तो पता चलना चाहिए। बागेश्वर धाम में तो पुलिस भी रहती है, और बागेश्वर बाबा का तो काफी मेल जोल बड़े बड़े लोगों से है, मिनिस्टर से है, पुलिस के लोगों से है, अधिकारियों से है। तो क्यों नहीं मदद लेते वो कानूनी? अगर ऐसा ही गुंडा राज वहां पर है तो आप कर क्या रहे हैं? आपको देखना चाहिए, आपके धाम का नाम खराब हो रहा है, तो आपको सचेत रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों की संदेहात्मक गतिविधियों के कारण उन्हें हिदायत दी गई थी। हिदायत दी तो आपने अच्छा किया, इसमें कोई बुराई नहीं है कि वे घर चले जाएं। तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। ऐसे मामलों में हमेशा कानूनी सहायता लेना या पुलिस का प्रोटेक्शन लेना या पुलिस के द्वारा काम करना अधिक उचित रहता है, ना कि आप कानून को अपने हाथ में लेकर स्वयं ही कर्णधार बन जाएं। तो बागेश्वर जन सेवा समिति के सदस्य आकाश अग्रवाल ने बताया कि बागेश्वर धाम में पिछले कई दिनों से ऐसे लोगों की गतिविधियां धाम की व्यवस्था को खराब कर रही थी, तो आपको ऐसी सूचनाएं पुलिस को देनी चाहिए थी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कई बार मौखिक शिकायतें मिली। इस पर बागेश्वर धाम चौकी और बागेश्वर जन समिति ने होटल संचालकों और होम स्टे संचालकों से जानकारी एकत्रित की। जांच में सामने आया फूल माला विक्रय सहित अन्य सामग्री बेचने वाली कुछ महिलाएं अपने परिवार और पहचान छुपाकर धाम में काफी समय से रह रही थी। तो पुलिस ने समिति के सदस्यों के साथ ऐसे अवांछित व्यक्तियों को समझाइश देकर यानी समझाकर धाम में अनावश्यक ना रुकने की हिदायत दी। कुछ लोगों ने किराया ना होने का बहाना बनाया, लेकिन घर जाने की सहमति दी। ऐसे लोगों को किराया देकर धाम की गाड़ी से आसपास के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाया गया। बागेश्वर धाम ने एक लिस्ट भी जारी की है जिसमें अलग अलग प्रदेशों के 54 लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें वापस घर भेजा गया। अब प्रोफेसर श्रीकांत के पुराने विवादित यहाँ बयान दिए गए हैं, तो मैं उनको पढ़ना इसलिए पसंद नहीं करूँगा कि अक्सर इस तरह की बातों में जो बात कही गई हो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अब प्रोफेसर रविकांत की प्रोफाइल भी है जो कि सभी लोग जानते हैं, अच्छे आदमी है, रहने वाले लखनऊ के हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं, ये बात बिल्कुल उचित है। और वो जो पिछड़े हमारी लोग हैं उनके लिए वो काम भी करते हैं, ये भी बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और अगर कोई बयान उनका ऐसा है जिसमें आपको आपत्ति है तो वो आपको सार्वजनिक करना चाहिए, परंतु मैं अपने मंच से उनके दिए गए बयान अगर मेरे पास नहीं है या मेरी नॉलेज में नहीं है तो मैं उनको यहाँ पढ़ना उचित नहीं समझता। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि डिबेट में, बहुत सारी डिबेट्स में मैंने उनके साथ कई डिबेट भी की है और अच्छे विचार, अच्छे परिवार से हैं, अच्छे पढ़ाने वाले अध्यापकों में हैं, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है और मुझे इसकी तस्दीक करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे अगर उन्होंने किसी स्पेसिफिक इंस्टांस में अपना कोई बयान या अपनी कोई विचार दिए हैं तो आप 2022 का 2021 का कोई विचार आप अगर आज प्रकट करते हैं तो आप पहले कहाँ बेहोश बैठे थे भाई साहब? आपने कौन सा धतूरा खा लिया था जो 3 साल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी? अगर है तो बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है।
परंतु हमारे नॉलेज में वो सब कुछ नहीं है और कोई उनका विवादित बयान हमारी डिबेट में कभी आज तक नहीं आया, ये बात निश्चित है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए, कई बार ऐसे विषय आ जाते हैं जिनको हमें करना होता है, वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और हम जिस काम को करते हैं और उन्हीं कामों में लगे हुए और बहुत सारे योग्य लोग हैं, हमसे भी ज़्यादा योग्य लोग हैं, और वो इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर फर्जी कार्रवाई है तो आपको सचेत भी किया जाता है। आप इस तरह की कार्रवाइयाँ उन लोगों के खिलाफ करते हैं जो पत्रकार भी हैं, डिबेट भी करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, परंतु वो स्पष्ट विचारधारा रखते हैं, दोगली विचारधारा नहीं रखते। इन शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करेंगे कि अरुण के शर्मा, हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने सज्जनों, मित्रों, दोस्तों के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम टिपिकल से टिपिकल सब्जेक्ट के बारे में अपने विचार, निश्चित विचार जरूर प्रकट करते हैं, और इसमें डरने जैसा कुछ नहीं होता। और हमारे तो चैनल का नाम ही है वन थॉट, एक विचार है, एक आस्था है, एक प्रभाव है, एक स्वभाव है, जिसमें हम जीते हैं, उससे हम अलग नहीं जा सकते, और ना ही हम किसी निचले स्तर पर जाकर किसी के विषय में कोई ऐसी बात कह सकते हैं। अगर हमें पता है, हमारे पास साक्ष्य हैं, तो हम फिर बोल सकते हैं, परंतु अगर साक्ष्य नहीं है तो हम नहीं बोल सकते। इसी के साथ आपसे प्रार्थना करते हुए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।